हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी मित्रों का हमारे करंट अफेयर के इस दमदार सेशन में स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड मैप जो भी मैप से संबंधित जानकारी होते हैं और फैक्ट्स होते हैं, हम उन्हें लेकर आपके सामने जरूर आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर की करंट अफेयर में सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए, ये जो शहीद स्मारक है और पुस्तकालय दोनों का साथ में उद्घाटन किया है, तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कहां पर किया? ये किया है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ये भी गुजरात के दौरे पे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो ये वहां पर उद्घाटन की। ये सामाऊ शहीद स्मारक, याद रखिएगा इसे, सामाऊ शहीद स्मारक, और वहां पुस्तकालय है। तो इससे संबंधित और देखते हैं क्या क्या हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, युवाओं को देश के इतिहास, भाषा और संस्कृति से जोड़ने के लिए पुस्तकालयों यानी अपने कल्चर के बारे में जानने के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने शिक्षकों से भी अनुरोध किया है कि वे छात्रों को अपनी रुचि वाले विषयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए पुस्तकालय जाने को प्रेरित करें। ये शिक्षकों से कहा गया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने कल्चर और अपने जो उनकी रुचि से संबंधित विषय है उसके बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाएं यानी पुस्तकालय जाएं और वहाँ किताबें अच्छी जो होती हैं उन्हें पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। और सामाऊ शहीद स्मारक का उद्घाटन करने के बाद ये सभा को वहां पर संबोधित किया। और 1857 देखिए, स्मारक जो है 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बलिदान हुए थे मानसा के 12 सपूतों की याद में बनाया गया था। और कौन कहाँ के थे? गुजरात के। और यहाँ पर एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। ओके, और देखिए गुजरात से संबंधित कुछ करंट में जो थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और देखिएगा, गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। तो ये पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है। ओके, और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। और वहां के गवर्नर कौन है साथियों? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएस गिल का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एमएस गिल साहब ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका भी निधन हो गया है। तो ये क्या थे? ये चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? पूर्व चुनाव आयुक्त। ये हैं एमएस गिल साहब। ये देखिए बढ़िया दाढ़ी मूछें सफेद सफेद रखी हुई है। तो ये हैं एमएस गिल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला? तो बताइए, देखिए अभी हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये किसको दिया गया? देखिए ये गोवा का है। ये जो काजू है गोवा का है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? गोवा कैसू नट, और इसे कर्नेल भी कहते हैं। कर्नेल वहां की लोकल भाषा में कर्नेल कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कर्नेल। ओके, तो ये रहा गोवा से संबंधित। और कुछ अभी दिया गया था वहां के, जैसे हुआ बेबिनका
बेविनका एंड मैनकुराड मैंगोज को ये दिया गया था। बेविनका और मैनकुराड मैंगो को जीआई टैग दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और एक चिली को दिया गया था, तो कौन सी चिली है? खोला चिली। खोला चिली को ये वहां के जीआई टैग दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और देखिए जो अभी और जो जीआई टैग दिए गए थे और भी राज्यों के कुछ वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को, तो देखिए ओडिशा के केंडपाड़ा समचली को जीआई टैग दिया गया और अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को दिया गया। अभी तो ये हाल ही की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। याक चुरपी को दिया गया और खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल, इन 3 चीजों को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग जीआई टैग मिला, किसे? सलेम सागो को। और उड़ीसा में एक रायगढ़ साल को भी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो बताइए कहां पर किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया? तो ये किया वियतनाम में। कहां पे? वियतनाम में किया। ये अभी वियतनाम के दौरे पर है, वहां पर ये रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये भी हमें बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, तो किस क्षेत्र में मिला था और किसके लिए? तो ये मिला था साहित्य में। साहित्य में मिला था, साहित्य का नोबेल। कब मिला था? 1913 में मिला था। उनकी कौन सी बुक थी? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी। तो इसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतना आप लोग को याद रहेगा ना? तो चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये उनकी प्रतिमा है और ये देखिए हमारे एस जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, और ये वहां के जो भी होंगे नेता मंत्री वहां के ट्रेडिशनल ड्रेस में है, अपने लोकल जो वहां के पहनावे होते हैं उसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैप में कि वियतनाम कहाँ है। ये देखिए, अब बताइए वियतनाम कहाँ पर है? ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये बांग्लादेश, म्यांमार, और इधर आए जाते हैं एकदम साउथ ईस्ट एशिया। और इधर एक पॉइंट मिस हो गया है, यहाँ पर ये जो नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का, ये एशिया में नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ओके, तो इतना याद रखिएगा। तो देखिए कहां पर है वियतनाम। ये देखिए उसकी राजधानी यहाँ पर है हनोई। हनोई है, ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है, ये है पूरा वियतनाम का बॉर्डर। वियतनाम यहाँ ये देखिए यहाँ तक आएगा, ये पूरा वियतनाम का बॉर्डर है। ये इतना यहाँ से होते हुए इतना लंबा यहाँ तक नीचे तक लटका हुआ है वियतनाम, समझे, ड्रैगन की तरह। और ये देखिए यहाँ साउथ चाइना सी है, तो ये चाइना का पड़ोसी देश भी हुआ। ओके, और यहाँ पर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और इसका देखिए ये यहाँ पर इसके पड़ोसी देश में और कौन सा है? लाओस है, लाओस। लेकिन ये थाईलैंड नहीं है, याद रखिएगा, थाईलैंड इससे बॉर्डर साझा नहीं करता है। बीच में कंबोडिया आ जाता है और लाओस का बॉर्डर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए लाओस जो है, एक पूछा जाता है कि लाओस एकदम पूरा लैंड लॉक कंट्री है। देखिए कहीं से समुद्र को टच कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है। इधर म्यांमार से कर रहा है, इधर थाईलैंड, इधर कंबोडिया, और इधर वियतनाम है ही।
ओके, तो याद रहेगा आप सभी को। ये देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड और हमारा ये अंडमान एंड निकोबार है, तो इसलिए ये अंडमान सी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ रहा मलेशिया और यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलक्का। और ये देखिए पूरा फिलीपींस फैला हुआ है, इसकी राजधानी मनीला यहाँ पर है। ये ताइवान है जिसे चाइना अपना मानता है। और ये नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सभी यहाँ पर नीचे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रहा वियतनाम। और यहाँ की करेंसी बता दीजिए, करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? वियतनामी टोंग है, डोंग, डॉग नहीं डोंग। ठीक, वियतनामी डोंग, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने की संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया? तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग पूछेंगे स्वदेशी लोग, वहां के लोगों को वहां का क्या सुधार करना था? तो ये जानिए ऑस्ट्रेलिया है। मैप में चलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है नहीं, पहले इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना राज किया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने। तो जो कैदी होते थे, जो खूंखार कैदी होते थे, वहां पर यहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जाता था। पूरे विश्व में जहां जहां उनका राज था, सब जगह के कैदियों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता था। तो पहले से ये जब आइलैंड, ये पूरा द्वीप, ऑस्ट्रेलिया द्वीप जो है, ये तो पहले से ही अस्तित्व में था। तो यहाँ पर कुछ जनजातियां निवास कर रही होंगी ना, तो यहाँ के लोकल लोग वही हुए, यहाँ की जनजातियां। बाकी जो अंग्रेजों ने भेजा था उन्हें, कैदियों को, वो धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी हो गई कि यहाँ के जनजातियों पर वो अपना पूरा कब्जा कर लिए, इन्हें मारने पीटने लगे। तो उन्होंने कुछ अपना अस्तित्व बचाया आगे चलकर, वो भी यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो अभी हावी हैं, वो जो अंग्रेजों द्वारा भेजा जाता था, चाहे वो गोरे लोग हो, काले लोग हो, कोई भी हो, तो उन्हें, वे लोग इस पर अभी राज करते हैं। जो कि यहाँ की लोकल ट्राइब, लोकल लोग थे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वदेशी लोग, यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोग थे, यहाँ के निवासी, मूल निवासी, तो उनका एक संवैधानिक सुधार आया था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो इसी की बात हो रही है वहां के स्वदेशी लोगों के लिए। तो ये बात थी। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया का मैप डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया द्वीप ही है जो यहाँ पर इसके, और यहाँ के जो देखिए स्टेट हैं, कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 स्टेट हैं। कौन कौन से? देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एक बार यूपीपी कांस्टेबल में 2018 की वैकेंसी में पूछा गया था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए, तो ये पूछा गया था। और देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसकी राजधानी डार्विन है। और यहाँ पर देखिए क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये है विक्टोरिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? पर्थ थी साथियों। और ये देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन थी, और साउथ ऑस्ट्रेलियन की एडिलेड थी। और देखिए मेलबर्न, विक्टोरिया की मेलबर्न, और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, और क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। और वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ये देखिए यहाँ पर कैनबरा ये है। ओके, और ये छूट गया क्या है? तस्मानिया। तस्मानिया हावर्ट, इसकी राजधानी हावर्ट है। और तस्मानिया से क्रिकेटर बिलोंग करता था ऑस्ट्रेलिया का। कौन था वो था रिकी पॉन्टिंग। ये तस्मानिया का था। और इसके बारे में देखिए ये जो तस्मानिया है, इसे पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से कौन सा अलग करता है स्टेट? ये इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर जियोग्राफी के रिलेटेड पूछेगा तो ये बास स्टेट पूछेगा। ठीक है, बास स्टेट ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को यहाँ पर जोड़ता है। और देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसे क्यों कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट? क्योंकि ये रोटी के टुकड़े की तरह कटा है ना ब्रेड के, जिससे ब्रेड को काट लेंगे तो ऐसे तो बचता है, तो ये बाइट की तरह है,
इसलिए इसका नाम होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसका नाम रखा गया है। और इधर देखिए इंडियन एशियन पड़ता है और इधर तिमोर सी ये भी पूछा जाता है, तिमोर सी। और इधर देखिए गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। और इधर तो पैसिफिक ओशियन कोरल सी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर सबसे बड़ी कोरल रीफ है। तो अभी जो कोयले की खुदाई यहाँ पर हो रही थी, कोयले निकाले जा रहे थे, तो इसी के कारण ये पर्यावरणविद यहाँ पर विरोध कर रहे थे, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा था ग्रेट बैरियर रीफ की। लेकिन डेवलपमेंट किया कि कहाँ पर्यावरण को कोई ध्यान देता है। तो कोई नहीं, तो हमने डिस्कस कर लिया जो भी ऑस्ट्रेलिया से था, और भी कोई कंट्री आएंगे तो उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो बताइएगा आप सभी लोग कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं ये मैप देखकर, कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इधर देखिए ये जकार्ता भी इधर है, तो इधर ये जो आ जाता है पूरा इंडोनेशिया द्वीप आ जाता है पूरा। लगता तो बड़े दूर है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत कोने में, लेकिन इधर इंडोनेशिया इधर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, ये देखिए पापुआ न्यू गिनी भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया। देखिए एशियन चैंपियनशिप, महिला वुमेन एशियन चैंपियनशिप 2023 के लिए जो शुभंकर है, जूही नाम है, ये याद रखिएगा जूही। तो ये किसने अनावरण किया है, ये झारखंड। किसने किया है, झारखंड ने। तो देखिए मैप में देखते हैं झारखंड कहाँ है। तो ये रहा इंडिया का मैप, हमारा प्यारा भारत। और ये देखिए झारखंड कहाँ पर है, ये देखिए झारखंड है। और ये अपना सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, ये सीमा सीमा अपना साझा किसके साथ करता है, बिहार के साथ। इधर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओके। और इधर यूपी से भी करता है थोड़ा सा, जो सोनभद्र जिला है वो करता है। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी रांची। चलते हैं देखते हैं कुछ और भी यहाँ के कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे, योजनाएं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे झारखंड में ए हेल्प, और ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था झारखंड में। और ये हेल्प कार्यक्रम जो है ये आप लोग को बताया था कि डेयरी के लिए किया गया था, यानी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, उनमें नई नई तकनीकी विकसित करने के लिए, जिसके कारण वो अपने भारत देश के जीडीपी में योगदान दे सकें। और सेम यही कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में भी शुरू किया था, और सेम उद्देश्य भी एकदम एज इट इज था। तो दोनों के लिए एक ही याद रख सकते हैं, ए हेल्प कार्यक्रम, ओके। और झारखंड में देखिए कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया, और झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी कैटेगरी में इनको मान्यता दी। क्या दी, मान्यता प्रदान की गई। और नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने आयुष आवास योजना की घोषणा की। आयुष आवास योजना की घोषणा की। तो इतना रहा ये करंट का क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने। तो बताइए साथियों, ये डेनियल अपॉइंटमेंट बहुत पूछा जाता है कि नई नियुक्ता कौन से हुए, कहाँ की नियुक्ति किसकी हुई। तो ये एक क्वेश्चन तो नियुक्ति से फिक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। तो डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए, बताइए। जर्मनी, उरुग्वे, इक्वाडोर, कैनरा। तो कहाँ के बनाएंगे, इक्वाडोर के ये राष्ट्रपति बनाए गए। कौन, डेनियल नोबोआ। तो चलिए देखते हैं कहां पर है, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर है साथियों, ये देखिए कहां पे पड़ेगा, ये किस महाद्वीप का ये मैप है। तो ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को अच्छे से दर्शाया गया है, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो कहां पर इक्वाडोर, ये देखिए एकदम वेस्ट में है, वेस्ट साउथ अमेरिका में ये है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर यहां पर है इक्वाडोर। और ये कंट्री देखिए किसके साथ साझा करता है सीमा, ये देखिए कोलंबिया के साथ करता है। और ये रहा पेरू, ये पेरू रहा। और किसके साथ, ये दो कंट्री के साथ साझा करता है अपना
और साउथ अमेरिका में देखते हैं, ये देखिए ब्राजील है, ये ब्राजील, और यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है, और ये है सूरीनाम, ये है सूरीनाम, और ये देखिए गुयाना है, क्या है, गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ऐसे याद रख सकते हैं। और इधर वेनेजुएला, और वेनेजुएला से याद आया, यहाँ के तानाशाह कौन है, तानाशाह या शासक कहिए, कौन है, निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो। और यहाँ पर एक झील में तेल का भंडार रिजर्व पाया गया है, तो वो झील आप लोग हमें बताइएगा कि कौन सा लेक है, उस लेक का नाम आप लोग चाहे गूगल सर्च करके चाहे जैसे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वो कौन सी लेक है, तो हमें जरूर बताइएगा। ये देखिए इधर पूरा कैरेबियन सी पड़ जाता है, और इधर बोलीविया, और इधर देखिए पराग्वे, ये जो है ये पराग्वे, इसके जस्ट नीचे उरुग्वे भी है, और ये रहा अर्जेंटीना, और ये क्या है, चिली, चिली, मिर्ची नहीं, चिली, चिली देश है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि अभी हाल ही में किस देश के कहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। तो देखिए जैसे हमारे पड़ोसी देश मालदीव का राष्ट्रपति किसे बनाया गया, कौन कौन चुना गया, ये मोहम्मद मुइज्जू, जो कि अभी ये फरमान जारी किए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मालदीव से इंडियन आर्मी को वापस भारत भेज देंगे। तो ये प्रो चाइना है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज्जू, ये चर्चा में रहने वाले हैं अभी। और नेक्स्ट है थरमन शनमुगरतनम, थरमन शनमुगरतनम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति का चुनाव जीता, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। और एमरसन मांग्यागुआ है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो एमरसन नाम से याद कर लीजिएगा। ये जिम्बाब्वे के 2nd टाइम्स ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, और एक श्रेथा धाबिमिन ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो नाम ही ऐसे हैं यार, क्या करें, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी भाई, चिंग मिंग टिंग करके, अब चाइनीज होते तो थोड़ा तो याद ही हो जाता। और देखिए पेड्रो सांधेज स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और कंबोडिया के ये हुन मानेट, कौन नियुक्त हुए हैं, हुन मानेट, कंबोडिया को दिखाया था ना मैप में, एक बार देख लेते हैं दिखाया था कि नहीं। कंबोडिया, ये देखिए कंबोडिया, कंबोडिया ये किसके साथ, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है थोड़े लेवल हमने बढ़ाया है, तो देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य, कथन है, 2 कथन है, इनमें विचार कीजिए इनमें से कथन सही है या गलत है, तो बताइएगा कौन कौन से। देखिए सभी अनाजों यानी सीरियल्स, पल्सेस और जो तिलहन हैं, इनके मामले में भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद असीमित है, यानी कोई सीमित नहीं है, सीमा नहीं है, चाहे जितने भी खरीद लो। तो ये कहने का मतलब है एमएसपी पर, ठीक है, किसी भी राज्य या यूटी के लिए बात कर रहा है कि एमएसपी पर उसकी खरीद लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, वो कितने भी खरीद ले। और सेकंड क्या है, सेकंड है अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। तो बताइए इनमें से दोनों में से क्या राइट हो जाएगा, तो क्या राइट होगा। तो देखिए ये जो सभी अनाजों, दालों, तिलहनों और मामले में भारत के किसी भी राज्य के शासित एमएसपी पर खरीद असीमित नहीं है, क्यों, क्योंकि भंडारण करने की भी क्षमता चाहिए ना, भंडारण कहां करेंगे, खरीद लेंगे, तो इसलिए ये सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कथन ये रॉन्ग होता है। तो देखिए एक में भी
तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शंस। तो इसे भी चेक कर लेते हैं सेकंड को। अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। तो एमएसपी और जो मार्केट प्राइस होता है उनमें कोई भी रिलेशंस नहीं होता। एमएसपी और बाजार मूल्य पर इन दोनों में कोई रिलेशंस नहीं होता। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ना तो या एक ना तो दो, ना दोनों और ना टू। ओके, तो थोड़ा और इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये दिया है पहले ऑप्शंस के लिए दिया है कि खरीद एवं खुली प्रक्रिया है, ठीक है, एमएसपी। हालांकि यह सीमित नहीं है क्योंकि हमारा जो बफर स्टॉक है यानी जो भंडारण करने की क्षमता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी के तहत अधिसूचित अनाज की खरीद की जाती है, राइट। और सेकंड के लिए है बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध नहीं रखता। देखिए एमएसपी और बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं है, या एमएसपी से नीचे या ऊपर जो मार्केट प्राइस होता है एमएसपी से नीचे या ऊपर तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार यह बाजार है फसल की मांग पर और आपूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो बाजार है फसल की मांग, उनकी डिमांड क्या है और उनकी आपूर्ति क्या हो रही है उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा अच्छा था इसमें। और इसमें देख लीजिए, 1 मिनट हम बताते हैं। हाँ, और अभी जो कई राज्यों में चुनाव के कारण एमएसपी की कुछ जो फसल है रबी क्रॉप्स, उनके जो रेट हैं यानी एमएसपी जो प्राइस है उन्हें बढ़ाया गया है। तो उन्हें भी आप लोग जान लीजिए। लगभग 6 क्रॉप्स हैं, कितने, 6 फसल, 6 क्रॉप्स हैं। किस सीजन की, रबी सीजन की क्रॉप है। तो कौन कौन सी है देख लीजिए। देखिए गेहूं हो गया, गेहूं यानी व्हीट, जौ यानी बार्ले, चना, मसूर या लेंटिल बोलते हैं इसे, सरसों, मस्टर्ड और रेपसीड। 5 हो गए। और एक कौन सा है, सैफफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो इनके जो है 6 के ये रेट बढ़ाए गए हैं। इनमें कितने कितने बढ़ाएंगे, लगभग इन्हें आप लोग को बता देते हैं कि इन्हें लगभग 2.65 से 7.08% तक इनके जो मूल्य है, इनके जो एमएसपी हैं बढ़ाए गए हैं। जैसे गेहूं में देख लीजिए, गेहूं में 150 रुपये बढ़ाया गया है। कितना, 100। हम यह कलर चेंज कर लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे गेहूं में हुआ साथियों 150 रुपये बढ़ाया गया है। और अब कितना हो गया टोटल, 2275 रुपीज पर कुंटल। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिल सकता है। और जौ में 115 रुपये बढ़ाए गए हैं, ज्यादा है नहीं, 6 ही क्रॉप है तो आप लोग याद रखिएगा। जौ में 115 रुपये बढ़ाए गए हैं तो कितना हो गया, 1850 टोटल हो गया रुपीज पर कुंटल। और चना यानी ग्राम में ये बढ़ाया गया है 105 रुपये। 105 रुपये के साथ ये 5440 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से हो गया। और मसूर में 425, सबसे ज्यादा इसी में बढ़ाया गया 425। और कितना हो गया टोटल एमएसपी बढ़कर, ये 6425 रुपये पर कुंटल। और इसी के साथ सरसों में भी देखिए, सरसों में 200 बढ़ाया गया है, 200, और इसका एमएसपी हो गया है 5650 रुपीज पर कुंटल के हिसाब से देखिएगा आप लोग। 200 बढ़ाकर 5650 हो गया। और बचा सेफ फ्लावर, और सेफ फ्लावर में कितना बढ़ाया गया है, 150 रुपये इसमें भी बढ़ाया गया है गेहूं के बराबर। तो इसका एमएसपी कितना हो गया, 5800 रुपीज पर कुंटल, राइट। तो आप लोग इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज के आपने जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें नोट डाउन इसे कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये एमएसपी जारी कौन करता है,
एमएसपी जो है साथियों जारी कौन करता है? ये देखिए रिकमेंडेशन तो आती है किसकी तरफ से? रिकमेंडेशन जो आती है, चल कहाँ नहीं रहे भैया, एक मिनट, जो रिकमेंडेशन होता है एमएसपी का, पेन धोखा दे रहा भाई। तो साथियों पेन हमारा थोड़ा धोखा दे रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं जो रिकमेंडेशन होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है। लेकिन जो अप्रूव करता है फाइनल कि अब ये एमएसपी रहेगा, निर्धारित जो किया जाता है उस पर मतलब मोहर ठप्पा जो लग जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि एमएसपी जारी कौन करता है, रिकमेंडेशन, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि रिकमेंडेशन जो होता है सीएसीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, और इसे अप्रूव कर देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। तभी एमएसपी कितने फसलों पर जारी किया जाता है? तो 23 फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ओके। और यहाँ ये जो एमएसपी ये जो जारी किया गया है, बढ़ाया गया है, ये 5 राज्यों में जो भी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो ये लागू कब से होगा? ये रबी सीजन 2024-25 के लिए लागू होगा, ना कि अभी से 23 और 24 के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। 24 और 25 के लिए ये लागू होगा, ओके। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो भी है, जो भी एमएसपी बढ़ाई गई हैं तो उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जस्टिस रोहिणी आयोग चर्चा में था, इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? तो बताइए साथियों, ये रोहिणी आयोग जो है ये चर्चा में था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयोग बन जाती है जस्टिस रोहिणी आयोग। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण यानी सब ओबीसी में जो सब कैटेगरी के लिए इसकी जांच की गई थी कि इनमें ओबीसी में और कितने सब कैटेगरी किए जा सकते हैं, उसके लिए जस्टिस रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये किससे संबंधित हो जाता है? अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगरी की जांच करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। तो और देख लेते हैं क्या इसके बारे में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्यों चर्चा में थी? क्योंकि अपनी रिपोर्ट इनकी आ गई है और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप चुकी हैं। ये आयोग इनको अपना रिपोर्ट दे चुका है। और ओबीसी के जो सब कैटेगरी की जांच के लिए जो अक्टूबर 2017 में देखिए अधिसूचना के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति हैं यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस थी न्यायमूर्ति जी रोहिणी, इनको अध्यक्ष बनाया गया और जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर ये आयोग का नाम रख दिया जाता है। तो इसलिए ये पड़ा जस्टिस रोहिणी आयोग। और यहाँ पर एक चर्चा और कर लेते हैं, ऑप्शन में है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो विवाह के लिए मान्यता देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये काम संसद का है, संसद का ये काम है, संसद अपना बिल पारित करा के पेश करे, और यहाँ पर संसद ये काम करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वोट बैंक का मामला है, तो जो इसके पक्ष में नहीं वो नाराज हो जाएंगे अगर करेंगे। तो दोनों तरफ से ये फंसना नहीं चाहती ये संसद, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट पर जो अपना वो अंदर उसे दिया गया था पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो याचना दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा जरूर किसी न किसी एग्जाम्स में।
आने वाले टेट में तो नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आरओ और जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये क्वेश्चंस और जो हमने लास्ट के 3 क्वेश्चन किए हैं वो जरूर आपको उनमें से जरूर मिलता बनेगा। तो क्या है, इन जोड़ी दिया गया है, तो इन जोड़ियों पर ये विचार करिए कि आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है और उनका स्थान किससे संबंधित है। तो बताइए, हमास ये अभी चर्चा में था, क्या इसका संबंध फिलिस्तीन से है? हिजबुल्ला इसका संबंध लेबनान से है? बोको हराम इसका संबंध नाइजीरिया से है। तो इन तीनों में से क्या राइट होगा, कौन सा सुमेलित है? तो ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं। अभी हाल ही में ये इजराइल पर हमास जो आतंकवादी संगठन है इसने अटैक किया है। कहां से? गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया है। और हिजबुल्ला जो है लेबनान ने भी इजराइल पर हमला किया था लेबनान की तरफ से। तो ये लेबनान में है और ये फिलिस्तीन में। और बोको हराम ये तो बहुत पुराना है, तो ये नाइजीरिया, यानी नाइजीरिया ये अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां से संबंधित रखता है बोको हराम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखिए, फिलिस्तीन गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसे यूरोपीय संघ, देखिए जो हमास है, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, यूके, यूएस, कई अमेरिकी राज्यों समेत इसे आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है कि यह आतंकवादी संगठन है, हमास संगठन। और बोको हराम के बारे में क्या चर्चा करते हैं? बोको हराम, जिसे आधिकारिक तौर पर जमात अहल अस सुन्नत लिद दावा वल जिहाद के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर नाइजीरिया में स्थित है, आतंकवादी एक संगठन है। और हिजबुल्ला समूह लेबनान में स्थित, इसे अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, जर्मनी, होंडुरास, इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, यूएस, ये सभी लोग इसे भी आतंकवादी संगठन के रूप को घोषित किया है। तो बताइए दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस कैसे रहे? आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को हमारा ये नया प्रयास जो है कैसा लगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग को इसमें और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग को इसमें आगे चलकर आनंद आने वाला है और अच्छे से करंट तैयार होगा और देश दुनिया के बारे में अच्छी जानकारी होगी। आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मित्रों, बताइएगा कमेंट करके जरूर कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में कल के एक नए जोश के नए साथ और नए अंदाज में। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।